नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। राजस्थान में अब डूब क्षेत्रों पर प्रशासन की नजर है। इसके लिए सरकार का प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से चलाया जाएगा। इस अभियान में डूब क्षेत्रों में 10 लाख से ज्यादा पट्टे बांटने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन ये पट्टे बांटने के लिए सरकार की निगाह अब डूब क्षेत्र में बसी कॉलोनियों के नियमन पर भी आ गई है। इनमें फिलहाल उन कॉलोनियों पर फोकस होगा जो पहले ही डूब क्षेत्र में अंकित है, लेकिन जहां आबादी बस चुकी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत इन्हें भी पट्टे बांटने की योजना ले रही है और सवाल यही है कि क्या अवैध रूप से डूब क्षेत्र या अफवाह क्षेत्र में बांध, नदी, नालों पर बसी बस्तियों को भी पट्टे जारी कर वैध घोषित कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो सवाल भी खड़े होंगे और उसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर से जोर शोर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। पिछली बार 5 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य था, जबकि इस बार 10 लाख पट्टे बांटने की तैयारी की गई है। पुरानी आबादी को पट्टे बांटने का कार्य वैसे तो नेक मालूम चलता है, लेकिन आबादी के नाम पर अवैध को वैध करने की तैयारी हो तो ये चिंताजनक है। 10 लाख पट्टे कहां और किसे बांटे जाए? अब इन लक्षित पट्टों को बांटने के लिए सरकार की निगाह डूब क्षेत्र में बसी कॉलोनियों के नियमन पर आ गई है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सभी जिलों में ऐसे क्षेत्रों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं, जिनमें फिलहाल उन कॉलोनियों पर फोकस होगा जो पहले से डूब क्षेत्र में अंकित है, लेकिन जहां आबादी बस चुकी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत इन्हें भी शामिल करने की योजना है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अवैध रूप से डूब क्षेत्र या अफवाह क्षेत्र में बांध, नदी, नालों में बसी बस्तियों को भी पट्टे जारी कर क्या उन्हें वैध घोषित कर दिया जाएगा? इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जयपुर में द्रव्यवती नदी, जो कि पहले अमानिशा नाले के नाम से प्रसिद्ध थी, रामगढ़ बांध का कैचमेंट एरिया सहित विभिन्न नदियों के अफवाह क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्रों में अगर पट्टे जारी कर दिए जाते हैं तो बड़ी त्रासदी वहां भारी बसावट होने पर हो सकती है और ये वैज्ञानिक तौर पर भी प्रूव्ड है। जब कभी बाढ़ आएगी या भारी बारिश हो गई तो जान माल को होने वाले उस भारी नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, या फिर उस नुकसान की भरपाई मुआवजे के तौर पर की जाएगी जो कि खुद सरकारी खजाने का नुकसान ही करेगा। खुद कांग्रेस के नेता जो कच्ची बस्ती और माइनॉरिटी के क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय हैं, वो भी सरकार के इस निर्णय को गलत करार देते हैं और जमकर खिलाफत पर उतर आए हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया गरीबों के हित में, वो उस निर्णय का सरकार का स्वागत करता हूँ। धारीवाल जी का, सीएम साहब का गरीबों के हित में निर्णय अच्छा, लेकिन जो ये निर्णय लिया कि बांध में बसे हुए लोगों को, नाले में बसे हुए लोगों को पट्टे दिए जाएं, वो निर्णय इसमें गलत है। वो इसलिए गलत है कि यहाँ पर इस तरह की कई घटना हो चुकी। मैं करीब 8 साल तक कच्ची बस्ती गाँव का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए जितने यहाँ पे आसपास के जितने भी नले लाकड़े जो भी हैं वो सब मेरी निगाह के अंदर हैं। और कई बार 12 के अंदर भी जब बाढ़ आई तो वो नाले में थे तो वहाँ पूरा नाला भर गया। 2 बच्चों की मृत्यु हो गई इस नाले के अंदर, उनको निकाल नहीं पाए और दोनों बच्चे नाले के अंदर बह गए। और अभी भी कभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है, तो कम से कम जो नाले में जो लोग बसे हुए हैं, भाव क्षेत्र में जो लोग, इन लोगों को इसके अंदर, मैं इस बात से तो मैं हूँ कि इनको नहीं देना चाहिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शहरी निकायों की वर्चुअल बैठक में जिला कलेक्टरों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों का सर्वे कराने के लिए कहा है। अभियान की रूपरेखा तैयार करने, बायलॉज और नियमों का अध्ययन करने, उनमें संशोधन करने का काम पूर्व में गठित 3 उच्च स्तरीय समितियां कर रही हैं, जिसमें पुरानी आबादी और स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे देने पर भी फोकस होगा। सरकारी जमीन, अवैध कॉलोनियों, कच्ची बस्ती, मंदिर माफी की जमीनों पर बसे लोगों को पट्टों से नवाजा जाए और इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे जाएंगे। सरकार ने बहाव क्षेत्र में, डूब क्षेत्र के अंदर पट्टे देने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इस निर्णय से सवाल जो है वो स्थानीय लोग ही खड़े करने लग गए हैं, क्योंकि जो पहले से बस्तियां बसी हुई हैं उनको अब तक पट्टे नहीं मिले हैं। डूब क्षेत्र, बहाव क्षेत्र में यदि पट्टे दे दिए जाएंगे तो एक माफिया भी पनपेगा, लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं भट्टा बस्ती इलाके के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लियाकत अली है साहब। उधर बस्ती बसी हुई है, उसके तो पट्टे दे रहे नहीं। यहाँ डूब क्षेत्र में 2 बच्चे 1982 में मर गए, अभी 5-7 साल पहले मर गए। वहाँ खड्डों में हमें कहाँ देंगे? मतलब हमारे को तो यथायथ स्थान पर ही पट्टे दिए जाए। मतलब क्या है कि हम कहाँ जाएंगे? वहाँ तो मौत का कटघरा है।
और सरकार हमारी मतलब सुन रही नहीं है। अब मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि वहाँ की वहीं हमें पट्टे काट दिए जाए, यहाँ खड्डों में कहाँ पट्टे काटेंगे। जहाँ लोग बसे हुए हैं वहीं की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ सड़कें नहीं है, पत्थर पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है। लोगों ने खुद ने अपने मेहनत करके आपस में पैसे जोड़ करके और ये सड़कें दबवाई हैं। यहाँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं प्रॉपर कंक्रीट की। दूसरी टॉयलेट की आप स्थिति देख सकते हैं, टॉयलेट किस तरीके से बाहर अलग से बना करके यहाँ लगाए हुए, टंकी रखी हुई है, पानी यहाँ प्रॉपर आता नहीं है। बिजली की बात करें, बिजली पूरे समय यहाँ पर आती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है इन्होंने बात कर करके और सरकार पर प्रेशर बना करके एजेंसियों पर और ये बिजली के कनेक्शन भी चालू कराएं। ये पानी, बिजली, सड़क ये क्यों नहीं बन पाई अभी तक? साहब सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही ना। हम जाते हैं 5-10 जने 20 जने जाते हैं कि सड़क डालो, पानी डालो, गटर लाइन का सही करो, विकास करो, कुछ हमारी सुनाई नहीं होती। हम तो ऐसे ही पड़े, ना सड़क है, पानी भी थोड़ी देर आता है, ना बिजली आती है ढंग से। आप बताइए, ये डूब क्षेत्र के अंदर, बहाव क्षेत्र में अगर पट्टे दे दिए तो कितना बड़ा नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा साहब। हमारे को पट्टे चाहिए ही नहीं डूब क्षेत्र में। हमारे को भट्टा बस्ती इलाके में जाम रह रहे हैं, वहाँ के वहीं पट्टे चाहिए हमको। ये डूब क्षेत्र के अंदर अगर नए लोग आकर के बस गए, वहाँ माफिया पनप गया तो उसका क्या नुकसान होगा? साहब ये सभी मकान डूब जाएंगे और रह जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा यहाँ सर। भाव क्षेत्र है, पूरा डूंगर का पानी नीचे उतर के आता सर। नुकसान ही है तो नुकसान सर बोल रहा नुकसान यहाँ सर जब तो नुकसान ही है। जगह तो डूब क्षेत्र में तो जहाँ पर पानी पूरा पहाड़ का पूरा पानी आता है और कॉलोनी इसके डूंगर के बाकी पहाड़ भी चढ़क जाता है कभी कभी डूंगर में, पहाड़ में बारिश में तो पहाड़ भी टूट जाता है, तो नुकसान तो है ही। पहाड़ पत्थर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जुबेदा जी मेरा नाम था। जुबेदा जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हमको तो 30 साल होगी साहब। कोई ना सड़क आई है, ना कोई नल बिजली, कोई सुविधा नहीं है हमें। कैसे की बाढ़ भी देखी? हाँ देखी थी, आदमी बच्चे बहुत बह गए थे। क्या मंजर हुआ था? कुछ बहुत वो है गई परेशानी, और अब भी परेशानी ही है, कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। नले का पूरा पानी आता है, बच्चे बह जाते हैं, आदमी गाड़ी। क्या खड्डे में लोगों को पट्टे देने चाहिए क्या? नहीं न्याय, हम आज जगह पे दे दो हमें, तो जैसे रह रहे जैसे हाल पे दो। तो इन लोगों का कहना ये है कि वहाँ खड्डे में पट्टे नहीं देने चाहिए। स्थानीय लोग जो हैं वो भी इसके विरोध में हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं यहाँ डूंगर जो है, डूंगर यानी कि स्थानीय भाषा में यहाँ छोटी पहाड़ियों को डूंगर कहा जाता है। इसके पत्थर जो हैं वो देख सकते हैं, नंगे पत्थर हैं, खुले पत्थर हैं, और बार बार ये दरकते पत्थर हैं जो कि बार बार गिर करके नीचे आते रहते हैं। पानी का जैसे जैसे बहाव होता है, दूसरा अतिक्रमण की वजह से भी बहुत बार यहाँ पर अवैध खनन की वजह से भी पत्थर जो है वो टूट चुके हैं। दूसरा जो पूरा टीबे हैं, ये भुरभुरी मिट्टी है, बालू मिट्टी है, धंस जाती है, खड्डे यहाँ पर हो जाते हैं और वही स्थिति जो है दोबारा हो सकती है। ऐसे में 81 की बाढ़ से और 2012 में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, कई लोगों की मौतें भी हुई थी, कई लोग बह गए थे, उससे सबक लेना चाहिए और इस प्रकार के निर्णयों को सरकार को बंद करना चाहिए। प्रदेश में कई जगह ऐसे हालात हैं जो कि बहाव क्षेत्र के अंदर लोग हैं अवैध रूप से यहाँ पर बस्तियां बसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बस्तियों से क्या फायदा जो कि ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाए। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश के शहरों में पुरानी आबादी क्षेत्र में करीब 25 लाख पट्टे बांटे जा सकते हैं। प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार के समय वर्ष 2015 में नगर पालिका अधिनियम में नई धारा 69 जोड़ी गई थी। इस धारा के तहत संबंधित शहरी निकाय पुरानी आबादी क्षेत्र में बरसों से रह रहे लोगों को पट्टे जारी कर सकते हैं। इसके बावजूद पिछली भाजपा सरकार के समय इस धारा के तहत काफी कम संख्या में ही पट्टे जारी किए गए थे। अवैध बस्तियों को बसाने से गलत परंपरा पड़ती है और इससे नियमित रूप से अप्रूव्ड जमीन पर पट्टे लेकर अपना आवास बनाने वाले लोगों को गलत मैसेज जाता है। तो वहीं भू माफियाओं और अवैध अतिक्रमणकारियों का मनोबल भी इससे बढ़ता है। इसीलिए एक बड़ा सवाल इन पट्टों को जारी करने से पैदा हो सकता है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए तो नहीं हो रहा? राज्य सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है और वो निर्णय है डूब या बहाव क्षेत्र के अंदर आने वाले जो पट्टे हैं उनको वैध घोषित करके और उनके पट्टे जो हैं वो जारी कर दिए जाएं, यानी कि जो भूखंड हैं उनको वैलिड कर दिया जाए बस्तियां बसाने के लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो धरती है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सोना उगलने वाली ज़मीन है और रेगिस्तान जैसी ये ज़मीन कहीं और की नहीं। हम किसी रेगिस्तानी ज़िले में नहीं, हम राजधानी जयपुर में खड़े हैं। जी हाँ, ये इलाका है अमानी शाह बहाव क्षेत्र का, जहां हजारों की तादाद में भट्टा बस्ती इलाके के अंदर मकान जो हैं वो कच्चे मकान बने हुए हैं और आप देख सकते हैं नज़ारा चारों ओर। ये कच्ची बस्तियां जो हैं ये अवैध रूप से अतिक्रमण करके बसाई हुई हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। सन 81 के अंदर एक बड़ी बाढ़ आई थी जिसका गवाह
पूरा जयपुर बना था, पूरा देश बना था और एक बड़ा खड्डा यहाँ पर बन गया था। इस क्षेत्र में जहाँ ये बालू मिट्टी है, जल्दी कटाव होता है, अगर बड़ी बाढ़ आ गई तो पूरा क्षेत्र जो है यहाँ डूब क्षेत्र के अंदर चला जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि बहाव क्षेत्र में या डूब क्षेत्र में या पानी के रास्ते के अंदर अतिक्रमण जो है वो नहीं किए जाए। ये दूसरी ओर जो स्कीम आप देख रहे हैं, ये स्कीम थी राजीव गांधी आवास योजना। 12,000 आवासों की ये योजना इस गड्ढे क्षेत्र के अंदर लाई गई थी पिछली सरकार के समय, जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इसको बीजेपी की पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने कैंसिल कर दिया। लेकिन आज देख सकते हैं यहाँ फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है कार्य की। पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ बिल्डिंगों पर यहाँ पर जो काम है वो भी चालू हो गया है। ये आवास हैं, ये आवास तैयार किए गए थे लोगों के लिए, जिन लोगों के कच्चे मकान हैं इनको बसाने के लिए राजीव गांधी आवास योजना के तहत। लेकिन इसको भी बहाव क्षेत्र के अंदर बना दिया गया, जिसको लेकर के सरकार सहमत नहीं हुई थी। आज फिर यहाँ पर काम जो है अब धीरे धीरे गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि बहाव क्षेत्र के अंदर भी जो पट्टे हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चारों ओर इस पहाड़ी क्षेत्र से आच्छादित इस इलाके के अंदर जहां पहाड़ों का पानी जो है वो बह बह करके झरने के रूप में फूट करके जो है वो बाहर आता है। जब यहाँ बारिश होती है और तेज बारिश यदि हो गई तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये बहाव क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ऐसे में इन हजारों, अगर यहाँ पर लोग बसते हैं तो इन हजारों लोगों का क्या होगा। दूसरी ओर इसके सामने पूरी बस्ती है, बट्टा बस्ती इलाके की कच्ची बस्तियां यहाँ पर बसी हुई हैं। उन बस्तियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, एक एक मकान में बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर रह रहे हैं। माइनॉरिटी के लोग बड़ी संख्या के अंदर हैं। इन लोगों का क्या होगा। पिछली बार भी 2012 के अंदर भी और समय समय पर यहाँ जब तेज बाढ़ के हालात बनते हैं या पानी के हालात बनते हैं, जल जमाव होता है, कई लोगों की यहाँ जाने जाती रही हैं, बच्चे डूबते रहे। अगर दोबारा ऐसा हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन मुआवजा देगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। सरकार ने निर्णय तो ले लिया कि पट्टे जो हैं वो जारी करने हैं, लेकिन बहाव या डूब क्षेत्र में पट्टे देने से एक बड़ा नुकसान जो है वो आम लोगों को होगा, जो कि टैक्स पेयर्स हैं और अच्छी जगह पर अपने आश्रय लेते हैं। और इसका सीधा फायदा है वो मिलेगा भूमाफियाओं को, जो कि जमीनों पर कब्जा करके, खासतौर पर नाला या अपौष क्षेत्र के अंदर जमीनों पर कब्जा करके लोगों को यहाँ पर पहले बसाते हैं, बस्तियां बसाते हैं और वोट बैंक के तौर पर उनका इस्तेमाल करते हैं। इन क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर चुपचाप रहते हैं क्योंकि वो मजदूरी करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रवासी हैं या मजदूर हैं, उनको यहाँ पर बसा दिया जाता है, जो कि वोट बैंक के रूप में एक बड़ा काम करते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अवैध रूप से बसे लोगों को क्या वैधता का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। कैमरामैन जितेश शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो हम आपको बता दें, जयपुर से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हम आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट AK जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने जो ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर किया है वो रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से वहां पर लगातार अब जो है वो बसावट और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने जो चीजें वहां पर महसूस करी, अगर वाकई सरकार इस तरीके से पट्टे जारी करती है तो उन लोगों के साथ साथ आम जन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, ये पिछली कांग्रेस सरकार के समय ये आवास जो है संजय नगर भट्टा बस्ती आवास योजना लाई गई थी और यहाँ पर जो है 12,000 आवास बनाए जाने थे। इसके साथ ही पहला जो चरण था उसके अंदर 2,212 आवास रखे गए थे। कुल योजना की लागत जो थी वो 400 करोड़ के आसपास थी, जबकि पहले चरण के अंदर 96 जो करोड़ रुपए हैं वो इसके ऊपर खर्च होने थे। पहले चरण के तहत यहाँ पर आवास बनाए गए। इसके साथ ही ये जो क्षेत्र है वन क्षेत्र के अंदर भी ये आता है। दूसरा, यहाँ अमानिशा का जो क्षेत्र था जिसको अब द्रव्यवती कहा जाता है, उसका भी ये कैचमेंट एरिया से लगता हुआ पूरा क्षेत्र है और यहाँ खड्डा है, पहले से ये पूरा खड्डा यहाँ पर है और अवैध रूप से यहाँ बस्तियां बसी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यदि अवैध बस्तियों को रेगुलराइज किया जाएगा तो इसमें एक बड़ा गलत मैसेज जो है वो ये जाएगा कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जो लोग भूमाफिया हैं या फिर जो भूमाफिया बनकर के क्षेत्र में लोगों से अतिक्रमण करवा के उनसे किराया भी वसूल रहे हैं, साथ ही वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों की नींव और मजबूत होगी और आगे उनके पास ये मैसेज जाएगा कि आगे और इस प्रकार के अतिक्रमण किए जाएं, क्योंकि पहले जो अतिक्रमण किए थे उन अतिक्रमण को वैध कर दिया गया है। तो इस प्रकार की तैयारियां होना और हवाई सर्वे ड्रोन के माध्यम से करवाना और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत
डूब क्षेत्र में आने वाले जो इलाके हैं, इनके लंबे समय से जहां पर कब्जे हैं, बसावट है, उन लोगों को रेगुलराइज करने की विचारधारा लाना, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है, अब्दुल रहमान केस के अंदर हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, गुलाब कोठारी केस के अंदर रामगढ़ क्षेत्र को लेकर के एक गाइडलाइन जो है वो हाईकोर्ट की है। विभिन्न प्रकार के न्यायालय जो है इस प्रकार की गाइडलाइन दे चुके हैं, चाहे वन भूमि हो या फिर डूब क्षेत्र हो, अपोहा क्षेत्र हो, बांध का हो, नदी का हो या किसी नाले का भी हो, वहां पर जहां पानी जाने का रास्ता है, अब ये डूंगर क्षेत्र है, यहाँ से पहाड़ों से उतर करके पानी जो है यहाँ बहता है। जब भी बाढ़ आई है या फिर पहाड़ दरके हैं तो इस क्षेत्र के अंदर पानी का बहाव रहा है, तभी ये कटाव है और एक बड़ा खड्डा यहाँ बना हुआ है। उसी खड्डे के अंदर बसावट, और सरकारी स्तर पर भी एक योजना बना दी गई, पिछली वसुंधरा सरकार आई तो उसको रोका गया, और उसके बाद में अब दोबारा से वहां हलचल तेज हो गई है, क्योंकि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़े सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं, केवल ये तो जयपुर का तो एक बानगी उदाहरण पर है, पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कैचमेंट एरिया, अफवाह क्षेत्र, वन भूमियां हैं, अगर वहां पर इस प्रकार से अवैध बसावटों को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो एक गलत मैसेज समाज के अंदर जाएगा। जो आम आदमी नियमित रूप से नियोजित भूमि पर अपने भूखंड लेता है, अप्रूव्ड भूमि पर भूखंड लेता है या फिर सोसाइटी के माध्यम से लेता है, बाद में सरकार को पूरा पैसा जमा करा करके अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत। आपने भी जाकर रिपोर्ट दिखाई है कि आम लोगों के साथ साथ वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उनके लिए भी अगर सरकार इस तरीके से पट्टे जारी करती है तो वाकई वो कितना गलत और आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकता है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे, उन्होंने खुद कह सकते हैं वहां पर जाके देखा किस तरीके से स्थितियां वहां पर बनी हुई है, और अब सरकार की ओर से पट्टे जारी करने का ये फैसला लिया गया। कैसे देखते हैं अब आप इसे? देखिए प्रीति जी, जो चित्र नीरज जी ने भी बताया और जो दिखाया है, मैं समझता हूँ शास्त्री नगर के उधर की बस्तियां हैं, भट्टा बस्ती के आसपास की, ये आज से नहीं वर्षों से बसी हुई है, और टीलों के ऊपर है, अलग अलग टीले हैं जहाँ पे ये बस्तियां बसी हुई हैं, और मेरे ख्याल से करीब 30-35 साल से तो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे। और जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है उस के तहत सिर्फ उन बस्तियों में ही नहीं, यहाँ पे पूरे राजस्थान में जहाँ बसावट है, जहाँ पे फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे सकती है, जो वन क्षेत्र नहीं है, डूब क्षेत्र नहीं है, नदी नालों का क्षेत्र नहीं है, जो सरकार जहाँ पे आवंटन कर सकती है सरकारी भूमि पर, केवल वहीं पट्टे दिए जाने हैं, वो भी उस स्थिति में जिस वक्त हम लोग जी हेलो जी स्वर्णिम जी, आपको अपनी बात कंप्लीट करनी है, दोबारा मेरे को आवाज जी 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 ठीक है स्वर्णिम जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपना जी जो तकनीकी खामी उसे सही करा लीजिएगा। एके जैन सर, जिस तरीके से अभी स्वर्णिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी नीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया, आपने भी देखा होगा तस्वीरों में किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं, और सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब वो जो अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें पर पट्टे जारी कर दिए जाएंगे, और उसके बाद से लगातार कह सकते हैं कि तमाम यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस तरीके से रोक लगा चुका है, उसके बावजूद भी सरकार की ओर से इस तरीके से फैसला लेना। ये तिरुपति देवस्थानम के मामले में, ये अब्दुल रहमान के मामले में, और अभी गुलाब कोठारी के मामले में, और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने सो मोटो रामगढ़ बांध के मामले में ये स्पष्ट किया है कि न केवल वाटर बॉडीज बल्कि जो कैचमेंट एरिया जहां तक उनमें पानी पहुंचता है या जो डूबने वाले आने वाले क्षेत्र होते हैं उनको क्लियर रखा जाए, उनमें किसी प्रकार का आवंटन नहीं किया जाएगा। कई सारे फार्म हाउस वगैरह उसमें डिस्ट्रॉय भी किए गए हैं। अब्दुल रहमान के निर्णय में तो ये भी कहा है कि वाटर बॉडीज के मामले में 1947 की स्थिति बहाल की जाए, और सरकार से ये उम्मीद की गई थी कि वो उस समय के रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालकर उसकी स्थिति बहाल करेंगे, परंतु सरकारों ने एक के बाद एक सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अब डूब क्षेत्र में स्पष्ट रूप से वर्जित होता है, जो कैचमेंट एरिया होता है उसमें वर्जित होता है। 80 के दशक में जयपुर में जो बाढ़ आई थी उस समय हमने इसको तांडव को देखा है कि जब डूब क्षेत्र में और वहां पर किनारे पर बस्तियों को बसा दिया गया था तो उसका क्या परिणाम हुआ है। हवा में तैरते हुए पेट्रोल पंप भी हमने देखे, और आज भी वापस वही स्थिति होती जा रही है। जी प्रशासन शहरों के तरफ अभियान चले, अच्छी बात है, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको पट्टे दिए जाएं, ये भी अच्छी बात है, पर इस देने की आड़ में यदि अगर वाटर बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है,
डूब क्षेत्र को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैचमेंट एरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो ये न केवल अवैध है बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के विपरीत भी है। प्रशासन शहरों के तहत अभियान शुरू करने से पहले सरकार को क्लियर कट डिफाइन करना चाहिए कि ये एरिया डूब क्षेत्र है, ये एरिया कैचमेंट एरिया है। बिल्कुल सर, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से साफ मना किया हुआ है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने साफ कहा है, और उसके बाद भी यदि सरकार करती है तो इसको यही तरीका होता है कि जैसे अब्दुल रहमान के केस में हाई कोर्ट जाना पड़ा था, या अमानी शाह के मामले में हाई कोर्ट ने इंटरफियर किया, या गुलाब कोठारी के मामले में हाई कोर्ट ने इंटरफियर किया, या सो मोटो के मामले में रामगढ़ बांध के जो अतिक्रमण है वो हाई कोर्ट ने हटवाए। परंतु प्रशासन चलाना राज्य का काम है, कानून के अनुसार काम करना राज्य का काम है, प्रकृति को बचाना राज्य का काम है। हर मामले में आप काम सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पे क्यों निर्भर रहते हैं? अगर आप जानबूझकर गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा या आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल एके जैन सर, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही यहाँ पर हाई कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से मना किया गया, उसके बाद भी सरकार इस तरीके से फैसले लेती है, तो अब वाकई स्वर्णिम जी आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ ऐसी वजह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रोक के बावजूद भी सरकार इस तरीके से फैसले ले रही है। साथ ही हम आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। स्वर्णिम जी, आपसे भी मैं जो बातें यहाँ पर एके जैन जी की ओर से कही गई है उनका जवाब लूंगी। पंकज जोशी जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि बार बार यही बात निकलकर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रोक के बावजूद भी इस तरीके से अभी राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पंकज जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। स्वर्णिम जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले एके जैन जी की ओर से जो बातें कही गई कि वाकई साफ तौर से यहाँ पर इस तरीके से फैसले लेने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासन शहरों के संग अभियान एक वृहद अभियान है। इसमें से कोई पट्टे देने का अभियान नहीं होता केवल, इसमें प्रशासन से जो भी शहर में रहने वाले व्यक्ति, चाहे विवाह पंजीयन हो, चाहे आवासीय कॉलोनियों का नियमन हो, और इसके अलावा अन्य जितने भी काम पड़ सकते हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। और जो अभी तो उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जो 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला अभियान है, ये तय करेगा कि कहां कहां पट्टे देने, किन नियमों के तहत देने, क्योंकि नियम विरुद्ध कोई सरकार काम नहीं करती है। ठीक है, तो मतलब आप ये मानते हैं कि डूब क्षेत्रों में जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है कि पट्टे दिए जाएंगे, वहां नहीं दिए जाएंगे, इसका मतलब तो साफ है। देखिए, डूब क्षेत्र, वन क्षेत्र की भूमि सरकार की होती नहीं है। सरकार 2 ही तरह से पट्टे दे सकती है, तो स्टेट ग्रांट में दे सकती है, या फिर नियमन किया जाता है जो कॉलोनियों का, उनका पट्टा दिया जाता है नियम प्रक्रिया से। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वन भूमि की, मैं सुन रहा था रिपोर्ट में, आपके जब वन भूमि की रिपोर्ट है तो उसमें वन भूमि की ये सरकार की नहीं होती है वन भूमि, इसमें सरकार, आप पट्टे तो छोड़िए, सड़क भी निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। तो इसके अलावा और जो जैसे अभी एके जैन साहब ने स्पष्ट किया है, अब्दुल रहमान वाला केस था, जो नदी के कैचमेंट एरिया में, नदी के बहाव क्षेत्र जो लुप्त हो गए, नदी या वाटर बॉडीज, उनके भी जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में आजादी से पहले की जो सिचुएशन थी उसको बहाल किया गया है। पट्टे या कहना चाहिए जिनको खाते खोल दिए थे जमीनों के, वो भी निरस्त हुए हैं। तो यहाँ जो कार्य होते हैं वो सारे नियमानुसार होते हैं और नियमित करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सरकार जो बड़े बसावट है उसमें लोगों को सुविधाएं मिल सके, सड़क मिल सके, बिजली मिल सके, और चिकित्सा सुविधाएं या जो भी सरकारी सुविधाएं वो जहाँ दे सकते हैं वहाँ पट्टे दिए जाते हैं। बिल्कुल, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वाकई जो लोग सरकार की जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है उन तक अगर नहीं पहुंच पा रही, तो वाकई सरकार को उन तमाम जनहित योजनाएं जो चलाई जा रही है वो आम जन तक पहुंचाए, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि वाकई डूब क्षेत्रों में जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है, और अभी पंकज जोशी जी की आवाज हमारे पास नहीं आ रही थी, शायद वो भी यही कह रहे हो कि वाकई सरकार की ओर से गलत फैसला लिया गया, तो उन तमाम लोगों को जवाब देने के लिए आप कह दीजिए कि वाकई डूब क्षेत्रों में इस तरह के कोई भी पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे सरकार की ओर से। देखिए, अभी तो कहाँ पट्टे जारी होने ये तय भी नहीं हुआ, जो कॉलोनियां हैं या कहाँ होने हैं, अभी तो ये भी तय नहीं हुआ। हाँ, जो आवासीय
जो कॉलोनियां हैं, कृषि क्षेत्र में बसी हुई कॉलोनियां हैं, जिनका नियमन हो गया या जिन लोगों को पट्टे अपंजीकृत हैं, पंजीकृत नहीं हुए हैं, तो वो सब उनको सुविधा मिले, कहीं वो सब रजिस्ट्रार के जाने की जरूरत नहीं पड़े, उनको बार बार तहसीलदार के जाने की जरूरत नहीं पड़े, या पंजीकरण कराने के लिए निगम जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए प्रशासन उनके द्वार पर जाता है कि आपके चाहे विवाह का पंजीकरण हो, चाहे अपंजीकृत पट्टे हो या अन्य कोई भी जो काम है। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि अभी तक तय नहीं किया गया कि वाकई सरकार किन किन क्षेत्रों में पट्टे जारी करेगी। ठीक है, पंकज जोशी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोल रही है जी। पंकज जी, जिस तरीके से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, साथ ही हम आपको बता दें राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट ए.के. जैन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी जयपुर से नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि वाकई ही जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार की ओर से डूब क्षेत्रों में जो पट्टे जारी करने की बात कही गई है वो सही नहीं है, उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक तो सरकार तय भी नहीं कर पाई है। आप इसे कैसे देखते हैं पंकज जी? देखिए, मुझे बताइए कि यदि सरकार तय नहीं कर पाई है तो 2.5 साल तक सरकार ने सर्वे क्या किया? देंगे आप, अब तय करेंगे आप? जो आदमी आएगा क्या रियल मतलब क्या बेसिकली इंस्टेंट सर्विसेज देंगे? 2.5 साल तक कम से कम सरकार को चाहिए था कि लोगों को हेलो अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को सरकार को चाहिए था कि जिन चीजों को पट्टे देने हैं, जिनको जो है परेशानियां आ रही थी, जिनको पट्टे हम दे सकते हैं, जैसे डूब क्षेत्र में नहीं दे सकते, उसको देखना चाहिए था। सरकार ने आज जो अमानी शाह के नाले के अंदर है उसकी है, 3 माननीय कोर्ट के हैं, तो केवल ये वोट की राजनीति है या केवल लोगों को बहकावा तो नहीं है? क्योंकि अभी कुछ जन साहब ने कहा कि अब्दुल रहमान वाला केस है, माननीय गुलाब जी कोठवारी वाला केस चल रहा है, कोर्ट ने मना कर रखा है। उसके बावजूद भी आप देखें कि इस प्रदेश का, खास करके जयपुर का, लगभग करीबन 50 करोड़ से ऊपर जो है भट्टा बस्ती में जो मकान बनकर के तैयार हो गए थे मुख्यमंत्री जो है आवास योजना में, आप देखिए उसकी हालत क्या है। तो आप चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये आप कहीं भी लागू नहीं कर पाए, लोगों को मकान दे नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं कि जो वसील कॉलोनीज है उनमें हम दे देंगे। इसका मतलब ये कि आप सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप नहीं कर सकते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। और जब ये परेशानियां, क्योंकि ये परेशानियां तब आएंगी जब डूब क्षेत्र में लोग बहेंगे और बारिशें आएंगी, बिल्कुल टूटेंगे। मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद आप कहेंगे कि साहब ये जो परेशानियां थी ये सरकार नाकाम रही। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार केवल 5 साल की जो सरकारें आती है केवल उन लोगों के लिए 5 साल के काम करने के लिए आती है, या उनका जीवन पूरा जो है, उनका जो जीवन है उसको बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से फैसला लिया गया है पंकज जी, उसके हिसाब से तो यही कर लगता है कि वाकई 5 साल के लिए यहाँ पर सरकार आती है, उसी हिसाब से कामकाज किए जाते हैं। जी स्वर्णिम जी। देखिए, मैं तो पंकज जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये उपमहापौर और महापौर भी रहे, जिन बस्तियों की आपने अभी रिपोर्ट दिखाई है, और वो बस्तियां तो इनके समय भी बसी हुई थी, तो क्या किया इन्होंने? कितने मकान बना करके इनको कितने रिस्टोरेशन किया? मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे। और बिल्कुल, और सीधी सी बात है, हमारी सरकार ये प्रशासन शहरों के संग अभियान ले जा करके आम आदमी के द्वार पर प्रशासन को ले जा रही है, ताकि उसको चक्कर न काटने पड़े। सरकारी कार्यालयों के, दफ्तरों के जितने पेंडिंग काम है उनके हो सकें, इसमें सहयोग करना चाहिए और इससे खुश होना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सरकार को आप क्रिटिसाइज तो कर सकते हो, लेकिन सरकार आपकी भी थी अभी 2.5 साल पहले तक, और आप खुद जो है नगर निगम आपने चलाई है, तो उस वक्त आपने क्या किया था? नगर निगम के क्षेत्र में आती थी ये बस्तियां। पंकज जी, मैं बताता हूँ आपको, नगर निगम में अब तक जो सरकार थी, देखिए नगर निगम में जो है हमने गांधी, अरे आपने कितनी बस्ती हटा दी बस ये बता दो। सुनिए ना, सुन जाइए, अरे सुन तो जाइए, जो समझाइए आप। हमने जो है जयपुर के शहर के बीचों बीच जो है, आप देखिए कि पुरानी बस्ती के पास में जो नगर निगम कॉलोनी बताई, आप उसकी बसावट देखिए आप। और इसके अलावा जितनी भी चीजें, मैं कह रहा हूँ कि आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि हमने जो मकान बनाए थे, उन मकानों को आपकी सरकार ने आपके पास आपने मकानों को क्या किया? आपने उन मकानों को हटा करके आपने कहा हम सिंगल स्टोरी मकान बनाएंगे, इनको आपने खराब किया उनको, और उस प्लान को आपने पूरा चेंज किया आपकी जो है 2008 से लेकर के 13 की सरकार से। ठीक है जी पंकज, माफ कीजिए जी नीरज, अपनी बात रखिए। देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार के समय ही ये राजीव गांधी आवास योजना के नाम से संजय नगर भट्टा बस्ती आवास योजना लाई गई थी, और बाकायदा वन क्षेत्र के लिए स्पेशल मंजूरी भी इसके लिए कराई गई थी। लेकिन पिछली वसुंधरा सरकार के समय इस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि एक तो बहाव क्षेत्र आ रहा है पानी का, दूसरा वन भूमि भी है।
तो दोनों तरीके से लिहाज से गलत है। अगर यहाँ पर पानी का बहाव आएगा तो ये आवास जो बना रखे हैं, यहाँ पर जो ढांचे तैयार कर रखे हैं, ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो राहुल गांधी ने असंगठित मजदूर कांग्रेस का जो यहाँ पर प्रकोष्ठ गठित किया था, उसके प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक भाटी ने खुद ने इस पर सवाल खड़े कर दिए, इस सरकार के फैसले को गलत ठहरा दिया है। तो क्या अपने कांग्रेस नेता की बात को पार्टी मानने को तैयार नहीं है? दूसरा, ये इन कच्ची बस्तियों के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे, इस क्षेत्र के माइनॉरिटी के नेता हैं जिसकी बसावट यहाँ क्षेत्र के अंदर है। वो खुद कह रहे हैं इससे भूमाफिया पनपेगा, जिन लोगों ने अवैध रूप से बस्तियां बसा रखी हैं उन लोगों का यहाँ कब्जा हो जाएगा और उनको जब यहाँ पर इन मकान को रेगुलराइज कर दिया जाएगा, इनको पट्टे वितरित कर दिए जाएंगे, तो पूरा जो उपवास क्षेत्र है या वन क्षेत्र है इस पर कब्जों की बाढ़ आ जाएगी। हर आदमी उठ करके चल देगा वहां कब्जे करने के लिए। तो क्या इसको जायज ठहराना चाह रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। हमारा इस खबर को दिखाने का मकसद यही है, सरकार को आगाह करना, प्रशासन को चेतावनी देना। ये जीएस संधू साहब जो आए हैं, आते ही क्या इस प्रकार के अचानक ये उल जलूल फैसले जो हैं ये लेने शुरू कर दिए गए हैं। हवाई सर्वे कराना शुरू कर दिया है। 1 रुपये जो अमाउंट है इस पर अपनी सैलरी पर एक अधिकारी आ गए हैं और वो भी रिटायर्ड होने के बाद में। जो व्यक्ति खुद जेल के अंदर रहा, भ्रष्टाचार के आरोप रहे, वो खुद उस बैठक के अंदर मौजूद था और उनको सरकार ने एक पद भी दे दिया है। तो बड़े सवाल खड़ा करता है इस पूरी मंशा के ऊपर। निश्चित रूप से अब सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जब ऐसे अधिकारियों को बिठाएंगे और इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए मानसिकता जो है वो जाहिर होने लगेगी और खुद कांग्रेस पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये इस प्रकार के निर्णय वाजिब हैं? इस पर गौर करना चाहिए। प्रीति। स्वर्णिम जी। देखिए प्रीति जी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार जन विरोधी नहीं, जनता के हित में फैसले लेती है। जो जनता के हित में हो, जनता के लिए हो और जनता के काम आए, और निश्चित रूप से उसी जगह पे बसाया जाता है। और जहाँ भी कॉलोनियां हैं उनका अगर नियमन होता है तो वहाँ की जनता को ही फायदा होता है। क्या फायदा होगा यही जानना चाहते हैं। मैं यही बताता हूँ, जब भी नियमन होता है तो वहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, ये सारी जो सुविधाएं हैं, पाइपलाइन डलती है, सीवर लाइन डलती है, सड़कें बनती है, स्ट्रीट लाइट्स बनती है और तमाम लोग बह जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा वहां पे? और अगर डेथ होने के बाद में मुआवजा की बात होती है तो सरकार अपने खजाने से मुआवजा देगी, फिर किसका नुकसान होगा? स्वर्णिम जी। प्रीति जी, आप एंटिसिपेट तब करें जब यहाँ पे हम कोई भी कॉलोनी बनाते हैं या बसाते हैं या किसी भी जगह पे अगर कार्य किया जाता है तो वो कोई सरकार, सुनिए, सरकार या कोई राजनीतिक निर्णय नहीं होता है। वहां पे एक्सपर्ट्स की, इंजीनियर्स की और इन सब की राय लेकर के और फिर तय होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने निर्णय ले लिया कि साहब यहाँ पे इस नदी को बंद कर दो, इसको ये कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे जो निर्णय होते हैं प्रशासनिक निर्णय, इसमें प्रशासन, जिसमें तो ऐसे फैसले जिम्मेदारी है लेने चाहिए ना। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब भी फिर ऐसा होना चाहिए कि आसपास के लोग जो आप पर सवाल उठा रहे हैं वो सवाल ही ना कर पाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर फैसले लिए हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे फैसले लेने चाहिए थे कि कोई इस पर सवाल ना उठा सके। हर कोई कहे वाकई सरकार की ओर से सही काम किया गया। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से सरकार गलत फैसले लेती हुई नजर आ रही है, फिर भी आप उसको कह रहे हैं कि नहीं सही है। प्रीति जी, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि सरकार के पास एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट बन के आती है, उस आधार पर निर्णय होते हैं और ये जनता के हित के लिए होते हैं। अगर कोई सवाल उठते हैं या किसी को नहीं चाहिए पट्टे तो जबरदस्ती थोड़ा सरकार देने जा रही है। जैन जी आपके पास आऊंगी। पंकज जी आप अपनी बात रखिए। देखिए बिल्कुल इन्होंने जो कहा कि सरकार जो है एक्सपर्ट के निर्णय होते हैं। अब आप देखिए प्रश्न किसके उठाए, सरकार की ब्यूरोक्रेसी, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को उठाया है कि ब्यूरोक्रेसी में जो है सीएस से लेकर के एक भी इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर की जो फौज है वो सब की सब जो है नाकाम है। क्यों? क्योंकि आप जो उनको ऊपर सबके ऊपर लेकर के आए हैं उन पे एक रिटायर्ड अधिकारी को लेकर के आए हैं। यानी कि आप जो व्यक्तिगत जो अभी जो है एसीएस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है, चीफ सेक्रेटरीज है, ये बेसिकली उसके लायक नहीं थे कि उसको उसका अध्यक्ष बनाया जा सके। इसलिए आप जो है एक रिटायर्ड व्यक्ति को लेकर के आए 1 रुपए सैलरी में और उन लोग को जो है सारी चीजें बनाई जा रही है। और किनको लेकर आए? आपके जो संवाददाता ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग माननीय न्यायालय में दोषी पाए गए और उनको सजा हुई, जेल हुई, आप मुझे बताइए उनको आप किसी नौकरी देते उससे पहले आप कहते हैं पंकज जी आपको सुधार देता हूँ, ना तो वो दोषी पाए गए ना उनको सजा हुई। आपको ये पता होना चाहिए उन पे आरोप जो है खारिज हुए हैं, आपको शायद पता नहीं है, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अरे सुन जाइए ना, अरे आपकी जो शहरी सरकार है ना उसके जो उच्च पदस्थ आपके जो मेयर थी उनका प्रकरण देख लीजिए। ऐसे काम आपके यहाँ पे होता है। मेरे कह रहा हूँ मुझे बताइए ना एक प्रकरण बता दीजिए आप जब तक के कोई ऐसा है तो
और आपको अरे मैं तो अभी करंट की बात कर रहा हूँ, वर्तमान परिस्थिति देख लीजिए ना नगर निगम में क्या हो रहा है। वर्तमान परिस्थिति और आपका क्या प्रशासन चला रहा है? अभी तो मेयर के आप तो आज ही आपके जो है जेडीए के जो है एएन साहब के जो है छापा पड़ा है जिनमें आपकी प्लानिंग की। अरे हम ही छापा बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको छापा पड़ेगा, पंकज जी आपके पास भी पड़ेगा, जेल भी जाएगा। के जैन जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप अभी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार बार बार ये सही ठहराने की कोशिश कर रही है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बैठाई जाती है, डिस्कस किया जाता है, उसके बाद में इस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो साफ कह रही है कि वाकई सरकार अगर इस तरीके से फैसले ले रही है या पट्टे देने की सोच भी रही है तो वो गलत है। खुद हमारे सहयोगी वहां पर जाकर आए कि किस तरीके से वहां पर हाल हो रखा है, और अगर वाकई अनफॉर्चुनेटली वहां पर बाढ़ आती है तो किस तरीके से हालात वहां पर दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई याचिका लगाता है, सरकार का जो ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ उसके तहत आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है? क्या कुछ कानून बना हुआ है इसको लेकर? देखिए, जहां तक कानून की बात है, कानून बिल्कुल स्पष्ट है। वन क्षेत्र में किसी प्रकार के कॉमर्शियल एक्टिविटीज, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज परमिट नहीं की जा सकती है। यदि कुछ परिवर्तन करना हो और रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसके लिए केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। राजस्थान जयपुर के इर्द गिर्द 33,000 एकड़ जमीन को 1950 में रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, परंतु आसपास सब जगह रिजर्व फॉरेस्ट गायब है। और जब हमने उसके लिए रिट लगाई तो सरकार जवाब लेकर ये आती है कि मामला इतना पुराना हो गया कि हमें तो ये ढूंढना ही मुश्किल हो रहा है कि कौन सी जगह वन है और कौन सी जगह वन नहीं है। ये राजस्थान सरकार का जवाब है। मैं सरकारों पे नहीं जा रहा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई है और कांग्रेस की सरकार भी आई है, ये बात अलग है। पर मुझे ये कहने में कोई वो उज्र नहीं है कि सरकारों के लिए पर्यावरण, वन और नदी नाले लीस्ट इंटरेस्ट की चीज होती है। कहते जरूर है ये, इनका इंटरेस्ट होता है वोटों के अंदर, इनका इंटरेस्ट होता है कैसे अपने खजाने भरे जाए उस कार्य के अंदर। और इसका ज्वलंत उदाहरण अमानिशा नाला है, जहाँ हाई कोर्ट में जाकर उसको 200 फुट का नाला करवाना पड़ा, वरना वो जो नदी द्रव्यवती नदी थी उसको इन्होंने नाला बनाकर छोड़ दिया। रामगढ़ बांध को खाली कराने के लिए, रामगढ़ बांध के सिंचित क्षेत्र के लोगों अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट को 100 मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। हाई कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट टीम बनाई जो बार बार जाकर रिपोर्ट करते रही और बताती रही कि जो तथाकथित एक्सपर्ट है वो कैसी रिपोर्ट देते हैं, क्यों रिपोर्ट देते हैं, कौन जेल गया कौन जेल नहीं गया, ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर इस जेल जाने वाली बात पे जाए तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। देश का गृह मंत्री भी जेल गया हुआ है और कांग्रेस के भी कई मंत्री जेल गए, हम उसमें नहीं जाते। यहाँ समस्या यह है कि वनों को, नदी नालों को और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि सरकारों की आंखें तो हमेशा बिल्कुल एके जैन सर कि अगर पहले की सरकारें कोई गलती कर चुकी है, पहले के मंत्रियों की ओर से गलत फैसले ले लिए गए हैं, तो आने वाले दिनों में उन फैसलों को सही तरीके से सुधारा जा सकता है, ना कि दोबारा उस तरीके से फैसले यहाँ पर लिए जाए। स्वर्णिम जी, देखिए, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते कि वाकई ही अगर डूब क्षेत्रों में पट्टे जारी किए जाते हैं तो वो गलत है, लेकिन फिर भी अगर सरकार इस तरीके से फैसले लेती है तो आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब आप इसे इनकार तो कर ही नहीं सकते। देखिए प्रीति जी, डूब क्षेत्र में या वन क्षेत्र में या नदी नालों में पट्टे नहीं दिए जाते। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अवैध बसावट हो सकती है लेकिन सरकार ना तो किसी को बसाती है इस तरह से, ना कर सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र राज्यों का नहीं है। राज्य पट्टे दे सकते हैं सरकारी भूमि पर, आप समझिए किसी बात को। ठीक है, ठीक है, जो सरकारी भूमि है वही विकास कर सकते हैं। कर लिया कि डूब क्षेत्रों में पट्टे नहीं जारी किए जाएंगे। ठीक है पंकज जी। देखिए, मैं इतना सा ही कहूंगा कि देखिए प्रशासन शहरों के संग आना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जिन लोगों के पास पट्टे नहीं है, जिनके पास नहीं है, होने चाहिए, लेकिन इन पे सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे भूमाफियाओं का जो है नहीं पनपे वहां पर। और जिन लोगों के पास, मैं कह रहा हूँ कि 2-2, 4-4, 5-5 प्लॉट जो है जिन परिवारों के पास है, क्या उनको भी जो है नियमन करेंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि ये कम से कम इनकी नीतियां इसी स्पष्ट चाहिए कि वास्तव में किसी। बिल्कुल पंकज जी, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अगर इस तरीके से फैसले लेते हैं तो आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख यहाँ पर रहेगा। इतना वक्त नहीं है, वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।